जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग प्रकाश संश्लेषण के रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा रिएक्शन होता है और किस प्रकार से होता है। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी न्यू विजिटर हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले पूरा वीडियो देख ले। अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रकाश संश्लेषण के रिएक्शन के बारे में। जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो रिएक्शन इसमें प्रकाश संश्लेषण में कैसे होता है? तो दो प्रकार से। कौन कौन सा रिएक्शन होता है? एक हील रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। कौन कौन सा? हील रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। ये दो प्रकार के रिएक्शन होते हैं। अब सबसे पहले हम लोग हील रिएक्शन को समझते हैं, उसके बाद फिर डार्क रिएक्शन को समझेंगे। तो देखिए हील रिएक्शन जो है वो प्रकाश संश्लेषण का पहला रिएक्शन है। मतलब सबसे पहले कौन सा रिएक्शन होगा? हील रिएक्शन होगा। उसके उपरांत यानी उसके बाद कौन सा रिएक्शन होता है? डार्क रिएक्शन। तो पहला रिएक्शन हील रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन डार्क रिएक्शन। तो अब जब भी हील रिएक्शन जब भी होगा वो प्रकाश की मतलब जब प्रकाश होगा तभी हील रिएक्शन होता है। जब प्रकाश होगा तब क्या होगा? हील रिएक्शन होगा। और ये हील रिएक्शन कहाँ पे होता है? ये हील रिएक्शन होता है ग्राना में। मेन रूप से कहाँ पे होता है? ग्राना में। समझिए, देखिए मैं जब आपको इससे पहले प्रकाश संश्लेषण पढ़ा रहा था तो मैंने आपको पत्ती का क्लोरोप्लास्ट बड़ा करके बताया था। तो होता क्या है, प्रकाश जो है वो क्लोरोप्लास्ट में पड़ता है। तो समझ लेते हैं दोबारा से। पत्ती है, ठीक है, ये पत्ती है और इस पे आप ये जो छोटे छोटे देखते हैं ये क्या होते हैं? ये स्ट्रोमेटा यानी रंध्र होते हैं और एक धब्बा होता है इस तरीके से। इसी को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो मैंने इसी क्लोरोप्लास्ट को आपको जूम करके दिखाया था। पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये दोहरी झिल्ली का बना होता है, डबल मेम्ब्रेन का। और इसके अंदर क्या भरा होता है? लिक्विड भरा होता है, जिसे क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर मैंने क्या बताया था? जो पिलर टाइप में होते हैं ये तो हो गए थैलोकाइट। थैलोकाइट जुड़ के पिलर बना देते हैं, ठीक है। ये जो पिलर टाइप में जो थैलोकाइट मिलकर जो ग्राना बनाया, तो हील रिएक्शन कहाँ होता है? ग्राना में होता है। कहाँ होता है? ग्राना में। ग्राना से होकर ये किस में प्रवेश कर जाता है? थैलोकाइटा में। किसमें? थैलोकाइटा। थैलोकाइटा से फिर किस में प्रवेश करता है? ये प्रवेश कर जाता है क्लोरोफिल में। और क्लोरोफिल से किस में प्रवेश करता है? मैग्नीशियम में। देखिए जो प्रकाश पड़ा, प्रकाश पत्ती पे पड़ा। पत्ती पे किस पे पड़ा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट से कहाँ गया? ग्राना में। ग्राना से कहाँ गया? थैलोकाइटा में। थैलोकाइटा से क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल से मैग्नीशियम में गया। अब मैग्नीशियम में क्या होता है? पहले से इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। देखिएगा मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12। तो इसमें कितने होते हैं? 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये प्रकाश जब मैग्नीशियम पर पड़ता है तो ये इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन करता है। इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? उत्सर्जन करता है। इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के फलस्वरूप जो हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है वो क्या हो जाते हैं? वो अलग अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग। देखिए हाइड्रोजन और पहले एक चीज, इससे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग होते हैं। ऑक्सीजन क्या हो जाते हैं? अलग होते हैं। लेकिन अलग हो क्यों रहे हैं? क्योंकि जैसे ही देखिए इलेक्ट्रॉन का जब उत्सर्जन हुआ तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के फलस्वरूप जल का अपघटन हो गया। जल का अपघटन का मतलब क्या? जल टूट गया। तो जल क्या होता है? H2O होता है। H2O। तो इसमें अब क्या हुआ? हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। तो
हील रिएक्शन सबसे पहले कहाँ होता है? ग्राना में। ग्राना से थैलोकाइटा, थैलोकाइटा से क्लोरोफिल, क्लोरोफिल से मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, जिसके फलस्वरूप जल का अपघटन होता है। क्या होता है? जल टूट जाता है। और जल टूट जाता है किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। और जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है, इसके साथ ये क्या बना लेता है? ATP और NADP। क्या बनाता है? ATP बनाता है, NADP। अभी आप ये समझ लीजिए, इसका फुल फॉर्म मैं लास्ट में बता दूंगा। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग, और साथ ही साथ क्या बनाता है? ATP और NADP। अब देखिए होता क्या है, NADP जो है ये, इसको हाइड्रोजन बहुत पसंद है। ऑक्सीजन और देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटा था तो और उसके साथ ही क्या बन गया? ATP और NADP। NADP को क्या पसंद है? हाइड्रोजन पसंद है। तो हाइड्रोजन को बोलता है आजा तू मेरे साथ आजा। तो जब ये हाइड्रोजन को, इसका मतलब क्या हुआ? NADP जो हाइड्रोजन का क्या है? ग्राही है। क्या है? ग्राही मतलब ग्रहण करना। तो NADP हाइड्रोजन को क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है, जिसके फलस्वरूप NADP जब ग्रहण करता है, अगर हाइड्रोजन को ग्रहण करता है, तो इसके फलस्वरूप बनता है क्या है? NADPH2। क्या बन जाता है? NADPH2 का निर्माण होता है। कब होता है? जब NADP हाइड्रोजन को ग्रहण करता है। इसको बहुत पसंद है हाइड्रोजन, इसीलिए इसको ग्रहण कर लेता है। तो देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हुए थे, हाइड्रोजन इसने ग्रहण कर लिया NADP ने, अब NADPH2 का निर्माण हो गया। अब NADPH2 ये हो गया NADPH2, ATP और ऑक्सीजन, ये तीनों देखिए ऑक्सीजन अलग हुआ था, ये है NADPH2 है, ये ATP है। अब ये तीनों कहाँ चले जाते हैं? स्ट्रोमा में चले जाते हैं। किस में चले जाते हैं? स्ट्रोमा में। तो जब ये स्ट्रोमा में गए तो हील रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। क्या कंप्लीट हो जाता है? हील रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब जब ये स्ट्रोमा में गए तो हील रिएक्शन के बाद स्टार्ट होता है डार्क रिएक्शन। क्या स्टार्ट होता है? डार्क रिएक्शन। तो हील रिएक्शन के लिए प्रकाश की जरूरत है, लेकिन डार्क रिएक्शन के लिए प्रकाश की जरूरत नहीं होती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि डार्क है तो इसका रिएक्शन अंधेरे में ही होगा, जरूरी नहीं है। लेकिन बस ये है कि प्रकाश की जरूरत इसको नहीं होगी। प्रकाश की जरूरत कहाँ होती है? हील रिएक्शन में। और हील रिएक्शन जैसे ही स्टार्ट होगा, बस उसके तुरंत बाद क्या स्टार्ट हो जाता है? डार्क रिएक्शन हो जाता है। तो अब डार्क रिएक्शन समझते हैं। अब देखिए डार्क रिएक्शन में क्या हुआ? स्ट्रोमा में क्या क्या आ चुका था? NADPH2 और ATP और ऑक्सीजन। तो ATP एक ऊर्जा है, तो ऊर्जा की जरूरत होती है। ये ऊर्जा क्या करता है? ऊर्जा मिली, ऊर्जा को समाप्त कर लिया। अब बच क्या गया? NADPH2 ये बचा, और आपका क्या बचा है? ऑक्सीजन बच गया, ऑक्सीजन। ठीक है। अब देखिए क्या होगा जब स्ट्रोमा में NADP ऑक्सीजन गए तो NADPH2 इसका विभाजन हो गया। ये क्या हो गया? ये टूट गया। और जब ये इसका जब विभाजन हुआ तो इसके फलस्वरूप एक चीज का निर्माण हुआ जिसको कहते हैं RUDP। NADPH2 का क्या हुआ? विभाजन हुआ, जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण हुआ? RUDP का। अब देखिए NADP को क्या पसंद था? हाइड्रोजन पसंद था, तो हाइड्रोजन ले लिया था। लेकिन RUDP बोलता है भाई मुझे हाइड्रोजन कुछ नहीं पसंद है, तुम्हें पसंद है, तुमने अपने हिसाब से रखा। बोलता है मुझे भाई कार्बन डाइऑक्साइड पसंद है, मैं तो उसको रखूंगा। तो ये क्या करता है? RUDP जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राही होता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को पसंद करता है। अब इसको कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा? तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है वायुमंडल से। वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। तो RUDP किसको ग्रहण करता है? CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है। अब जब इसने कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया तो ये क्या करता है? गौण रूप से ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देता है। मैंने बोला था गौण रूप का, जब मैंने आपको कुकर वाला खाना बनाने वाला उदाहरण दिया था पिछले वीडियो में, कि हम कुकर में जब चावल को उबाल रहे हैं, पका रहे हैं, तो हमारा मेन काम क्या था? मुख्य काम कि चावल पकाना, ना कि सीटी निकालना। सीटी तो उसका गौण रूप था, वो निकल गया था। इसी तरह इसमें क्या हुआ? इसने CO2 को ग्रहण किया और ऑक्सीजन को निकाल दिया। जब ये CO2
को ग्रहण कर किस लिए किया, ताकि ये कार्बोहाइड्रेट को बना सके। तो कार्बोहाइड्रेट का आप जानते होंगे क्या होता है, C6H12O6, C6H12O6। देखिए अब देखिए यहाँ इसने किसको ग्रहण किया, कार्बन डाइऑक्साइड को, और हाइड्रोजन पहले से मौजूद था, नहीं हाँ हाइड्रोजन पहले से मौजूद था। तो कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन, क्योंकि ये देखिए NADPH2 का विभाजन हुआ था, NADP अलग हो गया था, हाइड्रोजन अलग हो गया था। RUDP कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया, अपने पास बुलाया, ग्रहण किया। कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ मिलकर किसका निर्माण किया, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किया। और कार्बोहाइड्रेट क्या है, C6H12O6। अब ऑक्सीजन को निकाल दिया। लेकिन आप लोग के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन कहाँ से है, ऑक्सीजन का तो उत्सर्जन किया, निकाल दिया। कार्बन डाइऑक्साइड ले, देखिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी तो आ रहा है, ये कहाँ जाएगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। और जब ये कार्बोहाइड्रेट बन जाता है तो प्रकाश संश्लेषण हो जाता है और इस तरह से डार्क रिएक्शन भी समाप्त हो जाता है। तो आपको पता चला हिल रिएक्शन और डार्क रिएक्शन कैसे होता है। हिल रिएक्शन किसके द्वारा होता है, प्रकाश के द्वारा। और ये कैसा रिएक्शन है, पहला रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, प्रकाश पहले सबसे क्लोरोप्लास्ट से, किसमें, ग्राना में, ग्राना से थैलोकाइट, थैलोकाइट से क्लोरोफिल, क्लोरोफिल से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, जल का अपघटन होता है। जब जल का अपघटन, जल टूटता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप ATP और NADP का निर्माण होता है। NADP क्या करता है, हाइड्रोजन का ग्राही होता है, उसको ग्रहण करता है और NADPH2 का निर्माण कर लेता है। NADPH2, ATP और ऑक्सीजन, ये तीनों कहाँ प्रवेश कर जाते हैं, स्ट्रोमा में। जब प्रवेश करते हैं हील रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है और उसके तुरंत ही डार्क रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। डार्क रिएक्शन में प्रकाश की जरूरत नहीं है और जब ये स्ट्रोमा में पहुँचते हैं तो ATP जो होता है वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि ऊर्जा होती है वो समाप्त हो जाती है। NADP क्या होता है, उसका विभाजन होता है, वो किस में तब्दील हो जाता है, RUDP में। RUDP किसका ग्राही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलाकर क्या बना लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं। और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है तो किसको छोड़ देता है, ऑक्सीजन को छोड़ देता है। और इस प्रकार क्या हो जाता है, प्रकाश संश्लेषण कंप्लीट हो जाता है, मतलब डार्क रिएक्शन पूरा हो जाता है। तो ये क्या आपका था, हिल रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। अब हम लोग समझते हैं वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन जो होता है, मतलब वाष्प का जो उत्सर्जन होता है उसके बारे में समझते हैं। और जो RUDP, NADP और ATPS का फुल फॉर्म मैं लास्ट में लिखवा दूंगा। चलिए अब समझते हैं वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन। अब वाष्पोत्सर्जन देखिए, इसको अलग अलग कीजिए, वाष्प प्लस उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है क्या, मतलब अपने से अलग कर देना। वाष्प का मतलब क्या होता है, भाप। तो पत्तियां क्या करती हैं, वाष्प का उत्सर्जन करती है, मतलब अपने में से वाष्प को निकालती है। अब वाष्प को निकालेगी कैसे, तो वो वाष्प को रंध्र के द्वारा, स्ट्रोमेटा के द्वारा क्या करती हैं, स्ट्रोमेटा के द्वारा अब वाष्प को निकालती है, वाष्प को छोड़ती है, वाष्प का उत्सर्जन करती है। किसके द्वारा, रंध्र के द्वारा। और उसी रंध्र से गैसों का भी विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, किसके द्वारा होता है, रंध्र, गैसों का विनिमय। वाष्प का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा होता है। तो अब देखिए वाष्पोत्सर्जन करता क्यों है, किया किस लिए जाता है, तो होता क्या है, देखिए जो स्ट्रोमेटा है वो तो रंध्र है, तो पानी जो लिया पेड़ पौधा, तो जो अतिरिक्त जल है उसको क्या करता है, वाष्प के रूप में उड़ा देता है। तो जो वाष्प के रूप में उड़ता है वो क्या करते हैं, बादल का रूप ले लेते हैं, जिसके कारण बारिश होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वाष्प मतलब जो जल है वो कहीं अधिक ना चल जाए, मतलब जो जल ये लोग भेज रहे थे वाष्प बन के जो उड़ रहा था वो अधिक ना वाष्पोत्सर्जन हो जाए। इसके लिए क्या करते हैं, ये अपने पत्ते को
मतलब गिरा देते हैं। आपने पतझड़ में देखा होगा, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, अधिक गर्मी पड़ती है तो वाष्पोत्सर्जन तेजी से होता है। तो क्या करते हैं, अपना मतलब पानी को बचाने के लिए वो क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। तो इससे इनका क्या हो जाता है, वाष्पोत्सर्जन रुक जाता है, पत्तियां गिरा देते हैं। और मरुस्थलीय क्षेत्र में पानी का तो कमी होती है, और जितना पानी होता है उसमें उन्हें काम चलाना होता है। तो वो क्या करते हैं कि मरुस्थलीय क्षेत्र में ये अपने आप को कांटों के रूप में ढाल लेते हैं, मतलब ये कांटे का रूप ले लेते हैं। तो जिस जगह आप देखते होंगे कि जहाँ ज़्यादा जंगल होते हैं वहाँ बारिश ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं कि जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ ज़्यादा जंगल होते हैं, नहीं, क्योंकि जहाँ ज़्यादा जंगल है तो वहाँ ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, जहाँ ज़्यादा पेड़ पौधे हैं तो वहाँ ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा, और यही वाष्प ऊपर जाकर बादल का रूप लेते हैं और बारिश करते हैं। तो इसीलिए बारिश या बादलों का बारिश होने के लिए पेड़ पौधों का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब देखिए, जहाँ पे ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं और मतलब ज़्यादा पानी होता है, वहाँ के पेड़ पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं वो चौड़ी होती हैं। कैसी होती हैं, चौड़ी होती है। और जहाँ पे जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ मतलब पानी एक एवरेज में है, तो वहाँ की पत्तियाँ कैसी होंगी, छोटी होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की पत्तियाँ कैसी होती हैं, छोटी होती हैं। और जो मरुस्थलीय क्षेत्र है जहाँ पानी का अभाव है, तो वहाँ की पत्तियाँ कैसी होती हैं, कांटेदार होती हैं। तो जहाँ ज़्यादा पानी वहाँ पे पत्तियाँ चौड़ी। तो विषुवत रेखा जगह है, मतलब विषुवत रेखा जहाँ से गुजरती है, तो वहाँ पानी ज़्यादा है, वहाँ ज़्यादा होने के कारण वहाँ की पत्तियाँ कैसी हैं, चौड़ी है, और वहाँ पे वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है। तो आपको वाष्पोत्सर्जन समझ में आ गया होगा। मैंने लिखा नहीं कि मैं क्या लिखता है इस चीज़ में कि ये ऐसे, तो मैंने आपको बता दिया है कि वाष्पोत्सर्जन एक स्ट्रोमेटा होता है जिसके कारण वाष्पोत्सर्जन होता है, और कैसे कैसे क्या होता है। चलिए, अब मैं आपको ATP, RUDP और NADP का फुल फॉर्म बता देता हूँ। तो सबसे पहले ATP, उसके बाद NADP, उसके बाद RUDP। तो देखिए, ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और NADP का फुल फॉर्म क्या हुआ, निकोटिनाइमाइड एडिनाइन डाइनोक्लियोटाइड फॉस्फेट। क्या होता है, निकोटिनाइमाइड एडिनाइन डाइनोक्लियोटाइड फॉस्फेट। और RUDP का रिब्यूलोज डाइफॉस्फेट। क्या होता है, रिब्यूलोज डाइफॉस्फेट। तो ये ATP हो गया, NADP हो गया, RUDP हो गया। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, पादप रोग के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का सेशन दोस्तों कैसा लगा, अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।